डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, वेलकम बैक अगेन। हम पढ़ रहे हैं भू संसाधन तथा कृषि, रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। आज हम पढ़ेंगे भू उपयोग वर्ग, लैंड यूज कैटेगरीज। कैटेगराइज किया जाता है जमीन को विभिन्न भागों में कि कितने प्रतिशत जमीन कृषि योग्य है, कितनी प्रति या बंजर है, कितनी उद्योगों के लिए या बागों के लिए या चरवाहों के लिए होती है। तो हम एक एक करके उसके बारे में आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है वनों के अधीन क्षेत्र, एरिया अंडर फॉरेस्ट। यह जानना जरूरी है कि वर्गीकृत वन क्षेत्र, एरिया क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट, वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों अलग अलग चीज होती हैं। सरकार ने वर्गीकृत वन क्षेत्र की पहचान और सीमांकन इस आधार पर किया कि वहां पर वन विकसित हो सकते हैं। अतः वास्तविक वन क्षेत्र में वृद्धि हुए बिना इस वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज हो सकती है। भू राजस्व रिकॉर्ड भी इसी भाषा से मेल खाते हैं। सेकंड, कृषि के लिए अनुपलब्ध जमीन, भूमि, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। इस श्रेणी के अंतर्गत दो प्रकार की भूमि होती है। एक कृषि, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। ऐसी जमीन जो कि खेती के अलावा दूसरे कामों में यूज की जाती है, जैसे नगरों या नगरीय ग्रामीण बस्तियों, सड़कों, नहरों तथा रेल मार्गों का विकास। भारत में जहां नगरीकरण व औद्योगिकीकरण की रफ्तार बढ़ रही है, वहां इस वर्ग की भूमि में भी वृद्धि हो रही है। बंजर व कृषि अयोग्य भूमि, ऐसी बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड, बंजर पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल व खंड इत्यादि को इस वर्ग में शामिल किया जाता है। यद्यपि सामान्य प्रौद्योगिकी की मदद से इस भूमि को कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, लेकिन पिछले कुछ दशक मीन्स एक दशक 10 साल का होता है, तकनीकी विकास में वृद्धि हुई और फलस्वरूप यह भूमि भारत में कम हो रही है। यानी कि तकनीकी इस्तेमाल करके इसको कृषि योग्य बनाया जा रहा है। दूसरी है प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, अदर अनकल्टिवेटेड एंड लैंड एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड। इस भूमि पर न तो खेती की जा सकती, न इसमें प्रति भूमि को शामिल किया जाता। इसमें 3 प्रकार की भूमि होती है। पहली है स्थायी चरवाहों तथा अन्य गोचर भूमि। ये घास के मैदान हैं जिनमें अधिकतर पर ग्राम पंचायतों या सरकार का स्वामित्व होता, मतलब मालिकाना हक। इस भूमि का एक छोटा सा भाग निजी भी होता है, यानी प्राइवेट आदमियों का भी। पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में स्थायी चरागाहों के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि 23% है। दूसरा है विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध भौगोलिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोज नॉट इंक्लूडेड इन नेट एरिया सोन। यह वह भूमि है जिस पर उद्योग व फलदार वृक्षों के बाग लगाए जाते हैं, लेकिन बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए खाद्यान्न व दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन उद्यानों या बागों को साफ करके वहां कृषि को लाया जा रहा है। तीसरा, कृषि योग्य बंजर भूमि, ऐसी भूमि जो बंजर होने के कारण पिछले 5 वर्षों से किसी काम नहीं आ रही। उत्तम बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई की व्यवस्था, वैज्ञानिक विधियों के उपयोग से इस भूमि का सुधार किया जा रहा है। प्रति भूमि फैलो लैंड, ऐसी भूमि जिसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता ताकि इसमें नमी व उपजाऊ शक्ति बढ़ सके। यह 2 प्रकार की होती है। वर्तमान प्रति भूमि, वह भूमि जिसमें 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई हो, ऐसी एक प्रचलन है ताकि जमीन की गुणवत्ता प्राकृतिक रूप से बढ़ सके।
वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रतिभूमि, फैलो अदर देन करंट फैलो, ऐसी कृषि योग्य भूमि जो 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित रहती है। इसके पीछे कृषकों की मजबूरियां होती हैं बच्चों, जैसे निर्धनता, पॉवर्टी, भूमि के अनुपजाऊपन में कमी, जल का अभाव, जमीनी झगड़े, नदी के मार्ग का परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन आदि बहुत से कारक योगदान करते हैं। यदि कोई भूभाग 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता तो उसे कृषि योग्य बंजर भूमि संवर्ग में शामिल किया जाता है। 5वां, शुद्ध नीवल बोया गया क्षेत्र, नेट सोन एरिया, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई जाती हैं वह नीवल बोया गया क्षेत्र कहलाती है। यदि 1 वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो उसे सकल कृषित क्षेत्र, ग्रोस क्रॉप एरिया कहलाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ भारत में उपयोग 2005-06 के थोड़े आंकड़े पुराने हैं। इस तरह से ज़मीन का उपयोग होता है। ये इसके पर हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है और ये किस किस में यूज होती है। तो आज हमने पढ़ा बच्चों कृषि के संवर्ग। थैंक यू।